हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपनी रूल, तो उसी को आगे अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। देखिए, आफ्टर 1853 1857 में हमें क्या देखने को मिलता है? द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। एंड दिस रिवोल्ट गेव अ सीवियर jolt टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही तगड़ा झटका लगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उनको यह समझ में आ गया था कि अब हमें रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। किस चीज का? सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज दिस रिवोल्ट exposed the limitations of East India Company in the administration of India। और इसलिए आफ्टर 1857 ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में, उनकी पॉलिसीज में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? देखिए, 1850 ऑनवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का स्प्रेड हमें देखने को मिलता है। कहां कहां पर? जैसे कि जापान, यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो पहले जो डोमिनेंस, जो मोनोपोली ब्रिटेन का हुआ करता था, अब वो खत्म हो रहा है, उसका एंड हमें देखने को मिलता है। तो अब आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन। किस चीज का? रॉ मटेरियल के लिए, मार्केट के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड क्योंकि नए एरियाज अब इतने अवेलेबल नहीं है, तो ब्रिटेन को समझ में आ गया था कि जो एग्जिस्टिंग एम्पायर है उसी को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की रिवोल्ट फिर से हो गई तो इंडिया भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ओके। इसके अलावा देखिए, जो ब्रिटेन के रिच लोग थे उन्होंने इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट किया था, भले ही वो रेलवेज हो, प्लांटेशन हो, तो उस मनी को भी आपको सिक्योर करना है। तो इसीलिए आफ्टर 1857 ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड पॉलिसीज में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एंड देखो, ब्रिटेन के लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि अगर इंडिया को गवर्न करना है, रूल करना है, तो इंडियंस का कोऑपरेशन हमें चाहिए होगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो एक्ट्स वगैरह पास होते हैं आफ्टर 1857। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम क्राउन रूल को डिस्कस करेंगे और बेसिकली हमारा फोकस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 एंड सबसे एंड में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। एंड इस एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्या पूछा जाएगा कि इन एक्ट में क्या फीचर्स थे? तो एक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए, एंड उस समय कौन वाइसराय वगैरह थे, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे एक्ट को डिस्कस करेंगे और इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो दिस इज अबाउट द क्राउन रूल। और अब हम बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। देखिए, रिवोल्ट होती है 1857 की, तो ईआईसी का जो वर्किंग था उसमें काफी इश्यूज हैं, ये तो समझ में आ गया। तो अब ये जो एक्ट आता है 1858 का, इसने क्या किया? इसने ईआईसी को अबॉलिश कर दिया, कहानी खत्म हो गई।
ओके, तो भाई अब किसके पास पावर होंगी, तो इट ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। तो डायरेक्टली अब क्राउन रूल इंडिया में हो जाएगा। ओके, इसके अलावा इंडिया टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ क्राउन थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये नई पोस्ट आ गई है, तो इस पे क्वेश्चन बनता है। तो एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे एसओएस, एंड उनकी एक काउंसिल होगी 15 मेंबर्स की, जो कि एडवाइजरी नेचर की होंगी। इसको कहा जाएगा इंडिया काउंसिल। ओके, तो ये इंडिया को गवर्न करने वाले हैं। ओके, फाइनल डिसीजन किसके पास होगा, विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे। मींस अब अल्टीमेटली वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, और इस एक्ट को कहा जाता है द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ओके, फाइनल पावर किसके पास है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास है। तो जो पहले बीओसी सीओडी हुआ करते थे उनका क्या होगा भाई, वो जो डुअल सिस्टम था अब उसको भी खत्म कर दिया है। ठीक है, कोई बीओसी नहीं होगा, कोई भी सीओडी नहीं होगा। ऑलराइट, इसके अलावा पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब उनको कहा जाएगा वॉइस रॉय। भाई इसका मतलब क्या होता है, मींस ही इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। अगर हम बात करते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तो उसका लिंक होता है ईआईसी से। ठीक है, बट अब जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। ओके, तो अगर हम देखें कि 1857 के पहले क्या स्ट्रक्चर था और बाद में क्या है, तो आप यहां पे देखिए, दिस इज गवर्नर जनरल काउंसिल, उसके ऊपर सीओडी, देन बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देन प्राइम मिनिस्टर एंड देन क्राउन। ये सिस्टम हुआ करता था। अब इसको अबोलिश कर दिया है और इसकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए हैं। फाइनल पावर इनके पास होगी। तो गवर्नर जनरल काउंसिल, जिसको कहा गया वॉइस रॉय, 15 मेंबर्स, एक एडवाइजरी काउंसिल होगी जो एडवाइज करेगी, असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर एंड सबसे ऊपर क्राउन। तो ये सिस्टम अब हमें देखने को मिलता है। ओके, सो दिस इज 1858। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसके बाद काफी सारे एक्ट जो है वो पास होते हैं और उन एक्ट में कुछ ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। देखो मैंने आपको कहा था कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट है उसको ये तो समझ में आ गया था कि इंडियन कोऑपरेशन जरूरी रहेगा। और यही ट्रेंड हमें जो सब्सिक्वेंट एक्ट है उनमें देखने को मिलता है। किस तरह का, आपको देखने को मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मींस इंडियन का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। देखो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, आर्टिकल नंबर 75 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मींस जो मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लोकसभा जब चाहे उनको हटा सकती है। तो यही सिस्टम हमें देखने को मिलेगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। मींस मिनिस्टर्स होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे तो मिनिस्टर्स को हटा सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देन थर्ड जो ट्रेंड है वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसने क्या किया था, सेंट्रलाइज कर दिया था। जो बंगाल की गवर्नमेंट है, जो मद्रास की गवर्नमेंट है, उनकी सारी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली थी और सब पावर किसके पास आ गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। बट अब हम क्या देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मींस पावर जो है वो प्रोविंसेस को भी दी जा रही है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि एक लिमिट आती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, कि अब कंप्लीट फ्रीडम तो नहीं कहेंगे बट हाँ ऑटोनोमस यूनिट बन जाएंगी प्रोविंसेस, वो भी हम देखेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देन हम ये भी देखेंगे फेडरल सेटअप। देखो फेडरल सेटअप का मतलब क्या होता है, मींस जो डिफरेंट यूनिट्स हैं लाइक सेंटर एंड प्रोविंसेस, इनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर होगा। दिस इज फेडरल सेटअप। तो ये भी हम देखेंगे जो एक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। एंड इसके अलावा
बहुत सारे नए सिस्टम्स भी हम देखेंगे लाइक डायरची। इन पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो अब जो भी एक्ट आप पढ़ोगे ना, तो ये सारे जो 5 पॉइंट्स है इनको आपको माइंड में रखना होगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो अगर आपको इंडियन का कोऑपरेशन चाहिए, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनमें आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, कुछ इंडियंस को लाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और यही ट्रेंड अब हम देखेंगे। तो भाई जो 1853 का एक्ट था, उसमें जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें क्या था? 1+4+6, ये इसका कंपोजिशन था। अब हम क्या देखेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक मेंबर बढ़ जाएगा, मींस 1+5 हो जाएंगे, प्लस जो 6 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब वो 6 से लेके 12 तक हो सकते हैं। ओके, एक रेंज दे दी गई। ओके, तो वाइसराय वाज गिवन द पावर दैट ही कुड ऐड एंड अरेंज मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 12 मेंबर्स, और इनको कहा जाएगा एडिशनल मेंबर्स। ओके, तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो अरेंजमेंट है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, तो बेसिकली 12 + 6 18, एंड मिनिमम क्या होगा? 6 + 6 मींस 12। तो ये इसका मिनिमम कंपोजिशन हो जाएगा, मिनिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी। ओके, अब देखो ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, इसमें एटलीस्ट 50% मस्ट बी नॉन ऑफिशियल्स। देखो नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या है? मींस जो कोई भी ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड नहीं करते, मींस जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, उनको कहा गया है नॉन ऑफिशियल्स। और इनको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये इंडियन भी हो सकते हैं और ये ब्रिटिश भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, जो वाइसराय है वो नॉमिनेट करेंगे। ओके, सो दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ नॉन ऑफिशियल, उसको एक्सेप्ट किया गया। मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 एंड एटलीस्ट 50% जो है वो नॉन ऑफिशियल होने चाहिए। इन 1862 जो उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे नॉमिनेशन हो रहा है, यहां पे किसी तरह का इलेक्शन नहीं है, तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो जब आपकी काउंसिल एक्सपेंड हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई लॉ बनेगा तो काफी डिस्कशन के बाद ही बनेगा। सो लॉज वर टू बी मेड आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। ओके, इसके अलावा देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इट गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। इसका मतलब क्या है? देखिए ये सिस्टम तो पहले ही बन चुका था 1859 में बाय लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बट इसको लीगल रिकॉग्निशन मिलता है 1861 के एक्ट में। ओके, एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अब बात आती है कि सर ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? अरे भाई जो मिनिस्टर्स होंगे उनके पास डिपार्टमेंट्स होंगे, लाइक होम डिपार्टमेंट है, रिवेन्यू आपके पास है। ओके, तो इस तरह से उनको पोर्टफोलियो जो है अलोकेट किया जाएगा। ओके, उनको पोर्टफोलियो अलोकेट कर दिया जाएगा, जो कि अभी भी हम देखते हैं। ओके, इसके अलावा काउंसिल में किस तरह से बिजनेस किया जाएगा, उसका ट्रांजैक्शन किस तरह से होगा, तो वाइसराय जो है वो प्रोविजंस बना सकते हैं। और ये प्रोविजंस तो हमें भी देखने को मिलते हैं आज, है ना, इंडिया में है ही सी। ओके, तो दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। यहाँ पे काउंसिल्स का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, इसके अलावा देखिए हमने ये देखा था कि 1833 में जो मद्रास है, जो बॉम्बे है, अब उनके पास कोई भी लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। अब इसको फिर से रिस्टोर किया गया है। ओके, तो इट वेस्टेड लेजिस्लेटिव पावर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? फाउंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। ठीक है, मींस हम देख रहे हैं कि एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन जो है स्टार्ट हो रहा है। मींस जो प्रोविंसेस हैं उनको फिर से पावर दी जा रही है। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब,
1862 में, 1866 में एंड 1897 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा वाइसराय जो है ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं। अगेन देखो आप इसको जो रिलेट करो टू प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और मुझे ये बताओ कि कौन सा आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंसेस, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वाइसराय जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अभी भी तो यही होता है, अगर मान लो कि कोई हाउस सेशन में नहीं है और बहुत अर्जेंट मैटर है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो आप लिंक करिए चीजों को, किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक शेप मिल रही है। ओके, सो दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, हाँ एक क्वेश्चन और आता है कि हमने बात की थी कि 1858 अब वाइसराय हो गए, तो हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग। ये बात ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब इसके बाद आता है कि जो 1861 का एक्ट है इसमें क्या इश्यूज थे। देखिए बहुत सारे इश्यूज थे। आपने इंडियंस को शामिल तो कर लिया, बट क्या वो ट्रूली इंडियंस की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते थे क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए ये एलिट क्लास के लोग होते थे, जमींदार होंगे, प्रिंसेस होंगे। ओके, तो जो एलिट सेक्शन है उसी से जो है इंडियंस को लिया जा रहा था। इसके अलावा ये जो काउंसिल थे इनके पास कोई रियल पावर नहीं थी, कोई रियल पावर नहीं थी, बिकॉज आप इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते हो, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते हो विदाउट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। बजट के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। देखिए बजट सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है 1860 में, ये बात ध्यान रखना। ओके, 1860 में, ठीक है। तो बजट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इवन आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा ओवर एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी बिल अगर पास होगा तो वाइसराय का अप्रूवल आपको चाहिए, एंड इवन आफ्टर अप्रूवल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो उसको डिसअलाउ भी कर सकते हैं। तो रियल पावर कहां रही आपके पास? तो ये सारी वीकनेस थी इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। बट देखो इससे पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है इंडिया में, वो क्या था? 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका स्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। अब आप मुझे बताओ कि इस टाइम पे इंडिया में वाइसरॉय कौन थे 1885 के टाइम पे, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शुरुआत में क्या था? डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। बट ये इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, मींस वो शुरुआत में ही एक्सट्रीम डिमांड नहीं करना चाह रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी एक्टिविटीज को सप्रेस कर सकती है, हो सकता है भाई अगर आप एक्सट्रीम डिमांड करोगे तो गवर्नमेंट आपकी एक्टिविटीज को सप्रेस कर सकती है। तो अभी आप नए नए बने हो तो मॉडरेट डिमांड्स आपकी रहेंगी। तो उन्होंने क्या डिमांड किया? उन्होंने डिमांड किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ना, आप इनको एक्सपेंड करो, इनमें रिफॉर्म्स लेके आओ। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, एंड रिफॉर्म्स का मतलब यह है कि उसको पावर मिले, वो बजट को डिस्कस कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके, इस तरह की पावर उनको मिलनी चाहिए। और वही चीज कुछ कुछ हमें देखने को मिलती है 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। देखिए क्या प्रोविजंस है। सबसे पहला प्रोविजन तो यह था कि गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया। किस तरह से वो हम देख लेते हैं। देखिए पहले 1+5 था, अब हो जाएगा 1+6, एक मेंबर बढ़ा दिया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। बट जो 6 to 12 था अब वो हो गया है मिनिमम 10 से मैक्सिमम 16 मेंबर्स, ठीक है। तो अगेन जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनके नंबर्स को बढ़ाया गया है। ओके, 1+6 ये तो हो जाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 16 ये हो जाएंगे एडिशनल मेंबर्स। ओके, अब देखो जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनके नंबर को बढ़ाया गया है,
सेंट्रल काउंसिल में भी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में, बट ऑफिशियल मेजोरिटी बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है, मान लो कि टोटल 10 एडिशनल मेंबर्स हैं, तो इसमें से 6 होंगे आपके ऑफिशियल मेंबर्स, मीन जो गवर्नमेंट का पार्ट है, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, एंड 4 हो जाएंगे आपके नॉन ऑफिशियल्स, मीन्स जो मेजोरिटी है वो ऑफिशियल मेंबर्स की रहेगी। इसका मतलब ये है। इसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको कैसे चुनोगे आप, थ्रू नॉमिनेशन। थ्रू नॉमिनेशन, तो अभी भी इलेक्शन नहीं है, थ्रू नॉमिनेशन होंगे। अब ये नॉमिनेशन किस तरह से होंगे, तो देखिए जहां तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है तो वाइस राय नॉमिनेट करेंगे, बट रिकमेंड कौन करेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उस समय 4 प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, ठीक है, तो वो कुछ कुछ नाम सेंड करेंगे वाइस राय को, फिर वाइस राय उसमें से पिक कर लेंगे कि भाई कौन नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा। ओके, इसके अलावा जो प्रोविंशियल काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स होंगे वो कहां से आएंगे, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, उनके मेंबर्स रिकमेंड करेंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है। तो वी कैन से कि हाफ वे इलेक्शन हो रहा है एंड हाफ वे नॉमिनेशन हो रहा है, ठीक है, हाफ वे इलेक्शन प्लस हाफ वे नॉमिनेशन। क्लियर है। अब देखो, इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया था, बट हम कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है उसको एक्सेप्ट किया गया इन द सिलेक्शन ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, क्योंकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है वो चूज कर रहे हैं और फिर उसमें से वाइसराय जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं। ओके, तो एक एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके फंक्शंस को बढ़ाया गया, मींस अब वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं, पहले ये पावर नहीं थी। इसके अलावा वो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, किससे, एग्जीक्यूटिव से। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बट कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब हम आते हैं अगले एक्ट पे, और वो है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। देखिए, मोरले कौन थे उस समय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड मिंटो कौन थे, वाइसरॉय। ओके, सो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1909, 1919 और 1935 मैक्सिमम क्वेश्चन इधर से ही आते हैं। ओके, तो भाई इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट, मीन्स जो जनता है वो चूज करेगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस। किस तरह से उसको समझते हैं, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ को फर्दर बढ़ाया गया। नंबर रिलेवेंट नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा, बट स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक इंडियन मेंबर होंगे, और उनका क्या नाम था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि लॉ मेंबर बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, इसके अलावा जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके भी मेंबर्स को बढ़ाया गया है, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ये है कि इस एक्ट में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन था। मींस जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनको कौन चूज करेगा, केवल और केवल मुस्लिम ही उनके लिए वोट करेंगे। ओके, सो दिस वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट। तो हम इससे कह सकते हैं कि दिस लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म इन इंडिया। एंड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हु वाज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, लॉर्ड मिंटो। इसको आपको ध्यान रखना होगा। बट देखो, ये जो इलेक्शन हो रहे थे ना,
ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, अभी भी डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, किस तरह से, जो लोकल बॉडीज हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगी, ठीक है, कि भाई ये 10 से 15 लोग हैं जो इलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, और ये फिर इलेक्ट करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को। तो काफी इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन यहां पे हो रहा है। दिस इज 1909 मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके अलावा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, बट जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है। ओके, देन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं दोनों लेवल पे उनके फंक्शंस को बढ़ाया गया है। अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बजट पे आप रिजोल्यूशन मूव कर सकते हो, तो आपकी जो पावर्स हैं, जो आपके फंक्शंस हैं, उनको बढ़ाया गया है। इसके अलावा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो समय बॉडीज वगैरह हुआ करती थी, मींस इनके लिए रिजर्वेशन रहेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखो, आप फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस नहीं कर सकते हो, प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या रिलेशन है उसको आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी इस समय की जो काउंसिल थी उसके लिए। ओके, इसके अलावा देखिए, 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, ठीक है, तो जो 15 मेंबर्स थे, तो 2 इंडियंस वर नॉमिनेटेड। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट था, तो दिस वाज 1909 एक्ट। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो अगला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इसको कहते हैं। मॉन्टेगू कौन थे उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड चेम्सफोर्ड कौन थे उस समय के वाइसरॉय। अब देखो, इससे पहले 1970 में 17 में अगस्त डिक्लेरेशन आपने सुना होगा, मींस ऑब्जेक्टिव क्या होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो अब हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो भाई ये कब फोर्स में आता है, 1921 में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं भाई, जो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है अब उसमें बाई कैमरल सिस्टम होगा, मींस 2 हाउस होंगे, जैसे अभी भी अपने 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। तो जो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें 2 हाउस होंगे, एक तो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड दूसरा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, एंड दोनों ही हाउस में जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। तो पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। तो देखो, मैंने शुरू में कहा था कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बहुत सारे फीचर्स का रूट्स आपको यही मिलेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब भाई इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो ऐसा नहीं था कि हर एडल्ट मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है, फ्रेंचाइज काफी लिमिटेड था। तो बेसिकली प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, कितना टैक्स आप पे करते हो, आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करोगे। ओके, इसके अलावा देखिए, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल था पहले केवल मुस्लिम के लिए था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड किया गया है फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो बेसिकली डिवाइड एंड रूल की बात यहां पे हो रही है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, भाई इसका बेसिस ये था कि हिंदू और मुस्लिम इनके जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। बट ये लॉजिक तो अनसाइंटिफिक है ना भाई, क्योंकि रिलीजन बेसिस नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है इसको और एक्सटेंड किया गया है। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, एक तो ये चीज हो गई। अब देखो,
हमने ये कहा था कि जो प्रोविंसेस हैं अब उनको पावर्स दी जाएंगी। तो यहां पे देखिए, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो भाई देखो, कुछ सब्जेक्ट होंगे जो सेंट्रल होंगे एंड कुछ होंगे जो प्रोविंशियल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मींस सेंट्रल सब्जेक्ट पे अगर आपको लॉ बनाना है तो सेंट्रल काउंसिल बनाएगी, एंड प्रोविंशियल पे बनाना है तो जो प्रोविंशियल असेंबली है वो बनाएगी। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो मुद्दे थे वो थे सेंट्रल लिस्ट में, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ओके, बट देखो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक फेडरल सेटअप है, मींस यहां पे डिवीजन ऑफ पावर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी भी जो पूरा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है एंड यूनिटरी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ओके, सो अभी भी जो स्ट्रक्चर था वो यूनिटरी था। तो क्वेश्चन क्या आता है कि फेडरलिज्म कब देखने को मिलता है, तो 1919, ये आंसर नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे। ओके, इसके अलावा देखिए, जो लेजिस्लेटर्स है उनकी पावर बढ़ाई गई, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो एडजमेंट मोशन पास कर सकते हैं, इवन बजट पे भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट स्टिल मेजर पोर्शन ऑफ बजट वो वोटेबल नहीं था, वो वोटेबल नहीं था। ओके, जो लेजिस्लेचर है उसकी कोई कंट्रोल नहीं था ओवर द गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो किस बात की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, और इसीलिए इसको भी क्रिटिसाइज किया गया था। ओके, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट को सेपरेट किया गया। पहले सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट को सेपरेट किया जाता है। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो अपना बजट खुद बना सकती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 मेंबर्स हैं, तो भाई आउट ऑफ 6 मेंबर 3 मेंबर इंडियन होने हैं। ठीक है, तो इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है वो यहां पे बढ़ाया जा रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हमने बात की थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब बात करते हैं प्रोविंसेस की कि वहां पे क्या हो रहा है। तो देखो, प्रोविंसेस में डायरची को इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक होंगे ट्रांसफर्ड और एक होंगे रिजर्व। तो भाई देखो, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर है, फाइनेंस है, इरिगेशन है, लैंड रेवेन्यू, तो ये सब रिजर्व सब्जेक्ट होते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनको गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे और उसको असिस्ट कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी रोल नहीं रहेगा। मींस गवर्नर और उसकी काउंसिल नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मींस काउंसिल इनको रिमूव नहीं कर सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दीज आर द रिजर्व सब्जेक्ट। अल्टीमेट पावर किसके पास है, गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास। बट जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, लोकल गवर्नमेंट, ये सब सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे। इनको कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्नर, बट विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। और ये मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मींस अगर काउंसिल आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है। तो आर्टिकल नंबर 75 ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो दिस इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ओके, तो एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट एंड जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इनको थोड़ा अलग अलग किया गया, एंड जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इनको डिवाइड किया किसमें, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। तो दिस इज कॉल्ड डायरची, दिस इज कॉल्ड डायरची। बट आप ये देखो, अगर आपको हेल्थ में कोई काम करना है, एजुकेशन में कोई काम करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसा। वो किसके पास है, गवर्नर के पास। आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, वो किसके पास है, अगेन गवर्नर के पास। तो ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है,
तो आप समझ सकते हो एक तरह का व्हाइट वॉश यहाँ पे किया गया था कि हाँ भाई हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं, है ना। अब देखो इसके साथ साथ जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल वो इंटरफेयर कर सकते हैं, बट ट्रांसफर सब्जेक्ट में स्कोप ऑफ देयर इंटरफेरेंस वो काफी कम था। कर सकते हैं लेकिन वो काफी रेस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। दिस इज द पॉइंट। इसके अलावा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें केवल एक ही हाउस होगा, दो हाउस नहीं होंगे। दो हाउस की बात कहां पे हुई? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कि वहां पे दो हाउस होंगे। ओके, इसके अलावा जो वुमेन है उनको भी वोट देने का अधिकार मिला, राइट टू वोट उनको मिलता है 1919। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लंदन में एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 6 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे। और करेंगे क्या? इंडियन ट्रेड को देखेंगे भाई किस तरह से चल रही है, तो उसके लिए हाई कमिश्नर फॉर इंडिया उसको बनाया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट किए गए, लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, इसको रिलेट करो आप, आज भी ये चीज होती है ना। एंड इन 1926 सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया जाता है, यूपीएससी से आप रिलेट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। क्यों भाई? ये जो एक्ट बना है इसकी वर्किंग को रिव्यू करने के लिए, क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए, इसके लिए एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। और कौन सा कमीशन था वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ओके। इसके अलावा द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अब उनको पेमेंट कहां से मिलेगा? जो ब्रिटिश एक्सचेकर है वहां से, मींस इंडियन रेवेन्यू से उनको पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पैसा देगी। ओके, तो भाई ये जो प्रोविजन था कि इंडियन रेवेन्यू से आपको पेमेंट मिलेगा, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा एक्ट था जिसमें इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। ओके, तो ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, सो दिस इज 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखो इसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बट उससे पहले कुछ और इवेंट्स हुए थे बीच में, लाइक साइमन कमीशन। तो भाई जो एक्ट था उसमें यह था कि 10 साल के बाद ये कमीशन बनाया जाएगा, बट 2 साल पहले ही इसको बना दिया गया। तो 1927 में 7 मेंबर कमीशन, साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया कि वो देखे कि ये जो एक्ट ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या। एंड फिर 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट भी की थी। ओके, एंड उन रिपोर्ट्स को कंसीडर किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, जो कि होती है लंदन में, टोटल 3। कहां पे? लंदन में। ओके, इनको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में। ओके, और नहीं तो अभी आप पढ़ लोगे जो आगे जो लेक्चर्स आएंगे। इसके अलावा देखिए 1932 में आता है कम्युनल अवार्ड। अब उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन थे भाई ब्रिटिश पीएम? ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्दर एक्सटेंड किया टू डिप्रेस क्लासेस, मीन जो दलित है ना, अब उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम रहेगा। बट गांधी जी बहुत नाराज हुए इससे। उनको ऐसा लगा था कि अगर डिप्रेस क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम रहेगा तो फिर उनका एम्पावरमेंट तो कभी हो ही नहीं पाएगा, जैसे है वैसे ही बने रहेंगे। तो फिर बाद में पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में, जिसमें यह तय हुआ कि डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, बट उनके लिए रिजर्व सीट्स रहेंगी। तो ये तय होता है पूना पैक्ट में। और देखिए इन सब का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा 1935 एक्ट में, इसीलिए इनको डिस्कस करना जरूरी है। ओके, तो अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट था, ये चीज ध्यान रखना, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट था। इसमें बात होती है ऑल इंडिया फेडरेशन की, बट फ्रेंड्स ये फेडरेशन कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे
वो एग्री नहीं कर रहे थे। ओके, तो ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन था, बट ये कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। डायरची हमने देखा था पहले प्रोविंसेस में है, अब उसको लाया गया है एट द सेंटर, ठीक है, बट ये भी कभी ऑपरेशन में नहीं आती है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट। ओके, जो फेडरल लेजिस्लेचर होगा वो बाइकैमरल होगा। ओके, इसके अलावा देयर विल बी 3 सब्जेक्ट्स, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अभी भी 3 लिस्ट हमें देखने को मिलती है, अभी भी 3 लिस्ट हमें देखने को मिलती है। ओके, तो पावर को जो है वो यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर कोई फेडरल सब्जेक्ट है तो उस पर लॉ कौन बनाएगा? फेडरल लेजिस्लेचर। अगर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी। एंड कॉन्करेंट मीन्स दोनों ही बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 1935। ओके, तो ये आपको रिलेट करना आना चाहिए। इसके अलावा रेजिडोरी पावर्स मीन्स अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे मिस हो गया तो उस पर कौन लॉ बनाएगा? वो पावर होगी गवर्नर जनरल के पास। ओके, गवर्नर जनरल के पास। और इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, और इसी तरह से क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़े, चलो। इसके अलावा देयर विल बी अ प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक। भाई देखो, कोई बिल अगर पास होना है तो दोनों हाउस से होना है, बट अगर मान लो डेडलॉक है, एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर जॉइंट सिटिंग आप कर सकते हो। और ये प्रोविजन हमें आज भी देखने को मिलता है। आप मुझे बताओ कौन सा आर्टिकल नंबर है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जॉइंट सिटिंग। ओके, अब देखो, डायरची पहले प्रोविंसेस में थी, बट उसको अबोलिश किया गया है क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं था। और इसकी जगह हमें देखने को मिलता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मींस फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स होंगी, आपके पास इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज होंगे, आप डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। बट ये ऑटोनॉमी एब्सोल्यूट नहीं थी, मींस आपका स्फीयर डिफाइन कर दिया गया है एंड विद इन दैट स्फीयर आप ऑटोनोमस हो, ठीक है, विद certain safeguards. Okay, then full responsible government means governor to act on advice of ministers responsible to provincial legislature. तो जो मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेचर, मीन्स लेजिस्लेचर उनको हटा सकती है बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, इसके अलावा देखिए, टोटल 11 प्रोविंसेस थी एंड आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस 6 प्रोविंस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूपी, बिहार और असम, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, क्लियर है। इसके अलावा द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया टू डिप्रेस क्लासेस, women and labor. Okay, this is very very important, this is very very important. Then केवल 10% पॉपुलेशन उनको वोट देने का राइट मिला। ओके, एक फेडरल कोर्ट होगा। इसके अलावा देखिए, जो 1858 में इंडिया काउंसिल थी 15 मेंबर, उसको अबोलिश कर दिया गया है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनेगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, और ये सब आज भी है। ओके, तो इन पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इन पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला एक्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, मींस हमें आजादी मिल गई और उसके लिए ये एक्ट था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। देखिए, दिस एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल और डिक्लेयर किया कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा, मींस जो चाहे वो कर सकता है, किसी एक्सटर्नल या इंटरनल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा। ओके, इंडिया एक सोवरेन स्टेट होगा। पार्टीशन हो जाएगा तो अब 2 डोमिनियन होंगे, एक इंडिया एंड पाकिस्तान। वॉइसरॉय के ऑफिस को खत्म कर दिया,
एंड फॉर ईच डोमिनियन एक गवर्नर जनरल जो है वो होंगे, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। अब आप मुझे ये बताओ कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको मुझे बताना होगा। ओके, इनको कौन अपॉइंट करेगा? ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने देखा था काउंसिल तो 35 में अबॉलिश हो गई, बट जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अब वो 1947 में अबॉलिश होता है, और इनके जो फंक्शंस है वो ट्रांसफर किए गए टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसका डुअल रोल होगा। किस तरह से? आप एक तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, और आप एक ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेचर होती है वो काम भी आप ही को करना पड़ेगा, मींस लॉ वगैरह भी आपको बनाने पड़ेंगे। और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है तब तक 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वही ऑपरेशन में रहेगा। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये कहा गया कि आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ओके, तो ये ऑप्शंस उनको दिए गए थे। इससे पहले जो ब्रिटिश मोनार्च है उनके पास वीटो की पावर होती थी बिल्स को लेके, ठीक है, बट वो पावर अब उनसे छीन ली गई। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्च ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। तो वो पावर्स इनसे छीन ली गई थी। बट जो गवर्नर जनरल है वो किसी भी बिल पे असेंट कर सकते हैं, इसकी पावर उनके पास है इन द नेम ऑफ हिज मजेस्टी। बट वो काम कैसे करेंगे? ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, उसके हिसाब से ही उनको काम करना पड़ेगा। जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे ही उनको काम करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा इट ऑल्सो डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। जैसे कि अभी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर होते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो इन्होंने डेजिग्नेट किया था टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। सो दिस वाज द प्रोविजन इन 1947। इसके अलावा इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीज भी अब बंद हो गई। ठीक है, अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो अपॉइंट नहीं करेंगे सिविल सर्वेंट्स को। ओके, तो ये काफी सारे प्रोविजंस थे इन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब देखो, मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कि 1935 के टाइम पे हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया? आप मुझे बताइए। देखिए, ये जो हमने डिस्कस किया है 1772 से लेके 1947, तो इस दौरान जो भी गवर्नर जनरल हुए, वाइसराय हुए, इन सबके नाम आपको याद होने चाहिए, और इनके टेन्योर में कौन कौन से इवेंट हुए हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब आपको मिलेगा स्पेक्ट्रम के पीछे। तो अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पे एंड होता है, और हमने पूरा जो कंपनी रूल है, क्राउन रूल है, उसको डिस्कस किया है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस कोर्स का फायदा उठा सकें। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।